स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन सेकेंड ब्लॉक के लिए एंट्रोपी पढ़ रहे थे ना। स्टार्टेड विद एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, है ना। किसी भी सिस्टम में, किसी भी रिएक्शन में रैंडमनेस कितनी है उसका मेजरमेंट एंट्रोपी है। दो फैक्टर देखे थे कि रैंडमनेस दो चीजों से बढ़ सकती है, कम हो सकती है। पहला है हीट से। अगर आपका सिस्टम हीट ले रहा है इसका मतलब उसकी रैंडमनेस बढ़ेगी। सिस्टम से हीट निकल रही तो रैंडमनेस कम होगी। ठीक है। और टेम्परेचर में आपने देखा था कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दो बॉडी में दे रहे हो, एक लो टेम्परेचर पे एक हाई टेम्परेचर पे है, तो लो टेम्परेचर वाले में रैंडमनेस बढ़ेगी ज्यादा, हाई टेम्परेचर वाले में कम बढ़ेगी। ठीक है। तो इससे अपना फॉर्मूला बना था डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। फॉर्मूला मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। और ऐसे एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। वो उसका क्वालिटेटिव मीनिंग है। ठीक है। तो S1 S2 निकाल के अपन डेल एस निकाल सकते हैं। डेल एस इज S2 माइनस S1, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। यहां तक बोल रहा है। ठीक है। जैसे हमने चेंज इन एंथैल्पी अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में पढ़ा था, वैसे एंट्रोपी का भी चेंज अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में होगा। जैसे सॉलिड से गैस हो रही है तो एंट्रोपी क्या होगा, है ना। लिक्विड से गैस जा रही है तो एंट्रोपी क्या होगा। तो S1 S2 फिर S2 माइनस S1 करके अपन चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि अपन डेल एस की वैल्यू देख के स्पॉन्टेनिटी कैसे डिफाइन करेंगे। स्पॉन्टेनिटी भी पढ़े थे अपन पहले कि प्रोसेसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस, कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस इफ दे आर occurring by themselves या आफ्टर इनिशिएशन दे आर नोन एज स्पॉन्टेनियस। और अगर वो नहीं हो रहे किसी किसी इनिशिएशन से भी, है ना, अपने आप, तो उसको अपन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। तो अ प्रोसेस इट इज व्हिच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट्स रिवर्स प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस। ये भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट हैंड डालना। Spontaneity in terms of entropy change. Spontaneity in terms of entropy change. Spontaneity एक न्यूमेरिकल भी देख रहे हैं लास्ट क्लास में, जहाँ पे अपन ये देख रहे थे कि अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस रिएक्शंस दिए हुए थे। आपको बताना था, प्रेडिक्ट करना था कि किसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, किसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 6.9 या 6.10 का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, है ना। ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, ठीक है, इसमें लिखना नीचे। those process those process which do not involve those process which do not involve any exchange of matter and energy, any exchange of matter and energy with the surrounding are isolated systems. Are isolated systems. लोग पढ़े ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि एक गंजी में पानी गर्म हो रहा है और वो गंजी ऊपर से खुली हुई। जब पानी गर्म होगा, बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो वेपर्स बाहर जाएंगे और आसपास का एरिया तो गर्म हो ही रहा है, मतलब उस सिस्टम से हीट भी ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में और मैटर भी ट्रांसफर। धीरे धीरे पानी कम होने लगेगा, आप छोड़ के भूल जाओगे तो पूरी तपेली जल जाएगी, नीचे से पूरा खाली हो जाएगा। दिस वाज ओपन सिस्टम जिसमें मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज हुआ है। क्लोज सिस्टम में क्या था, अब आपने उसी गंजी में, तपेली में ऊपर से प्लेट रख दी तो हीट तो अभी भी बाहर जाएगी, बट अब वाटर वेपर बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि आपने ऊपर प्लेट रख दी। दिस वाज क्लोज सिस्टम। और एक था आइसोलेटेड, ना मैटर बाहर जाएगा ना हीट बाहर जाएगी। थर्मस, वही पानी अगर थर्मस में रहेगा तो ना थर्मस से बाहर हीट जाएगी ना मैटर बाहर जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। बट अंदर चीजें तो हो रही है ना, मतलब कुछ ना कुछ रैंडमनेस तो हो रही होगी अंदर। भले वो मैटर बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्लोज करके रखा हुआ है, हीट बाहर नहीं आ रही क्योंकि हमने
उसकी वॉल्स को कंडक्टिंग नहीं दिया है। थर्मस की वॉल्स कंडक्टिंग नहीं होती ना, अगर कंडक्टिंग होती तो थर्मस भी गर्म हो जाता बाहर से, और ऐसा नहीं होता, थर्मस गर्म नहीं होता बाहर से, क्योंकि हीट बाहर ही नहीं आ पाती। जो उसकी वॉल्स है, जो उसकी दीवार है, वो कंडक्टिंग नहीं है, इसलिए वो हीट को अंदर अंदर जाने नहीं देती, ना बाहर की हीट को अंदर आने देती। ठीक है, तो उस टाइप की सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, बट अंदर रैंडमनेस तो बढ़ या कम रही होगी। तो लिखेंगे नीचे, फर्दर दीज प्रोसेसेस आर अकम्पनीड बाय, फर्दर दीज प्रोसेसेस आर accompanied by increase of randomness, increase of randomness, और अगर randomness बढ़ रही तो entropy बढ़ रही होगी, and hence increase of entropy, and hence increase of entropy. एक एग्जांपल है तो प्रोसेस का, अपन कल गैस वाला बनाए थे ना, तो बल्ब था, दोनों बल्ब में गैसेस की, बीच में उसको स्टॉपर लगाए थे, जैसे स्टॉपर हटाया तो दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो गई थी। तो उस टाइप के प्रोसेस में ना मैटर बाहर जा रहा है, ना हीट बाहर जा रहा है, वो भी एक तरह का आइसोलेटेड प्रोसेस हो गया। गैस अंदर ही अंदर आपस में मिक्स हो रही है ना गैस बाहर जा रही है, ना उसका टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों बल्ब गर्म हो गए या ठंडे हो गए। गर्म होते तो आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, और ठंडे होते तो आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, बट ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये जो अपन लिखे हैं ना, ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है, जहां पे प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है, ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, ना हीट का एक्सचेंज हो रहा है, बट अंदर रैंडमनेस बढ़ रही है, गैसेस आपस में मिक्स हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस ऑन ओपनिंग द, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, और कल डायग्राम बनाए थे वो गैस वाले का, बनाए, आज बना रहे, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक, STOP, स्टॉप कॉक, COCK, स्टॉप कॉक। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा बना लेना। ठीक है, नीचे लिखना, ठीक है, फॉलो करेगा, रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब अल्टीमेटली एंट्रोपी पॉजिटिव है, चेंज इन एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है। पहले जब ये स्टॉप कॉक क्लोज था, तब दोनों की एंट्रोपी मिला के मान लो S1 होगी, आपने जैसे स्टॉप कॉक ओपन किया तो दोनों मिक्स में रैंडमनेस बढ़ी, तो अब एंट्रोपी S2 हो गई, तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम के लिए रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो रहा है। That is the condition for spontaneity in terms of entropy change. मतलब आप ये बोल सकते हो कि जिसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ये हो रहा है, और इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है, तो इतना नीचे लिखना है इसमें, द अबव प्रोसेस, इन द अबव प्रोसेस, इन द अबव प्रोसेस, इन द अबव प्रोसेस entropy change is positive. In the above process, entropy change is positive. Hence, it may be concluded that, hence it may be concluded that, hence it may be concluded that for isolated systems, for isolated systems, for the process to be spontaneous, for isolated system, or in the isolated system, in the isolated system,
in the isolated system for the process to be spontaneous. सुनना है क्या लिख रहे? In the isolated system for the process to be spontaneous, entropy change is positive. Entropy change is positive. ठीक है? For a for a for a open system, for a open system, for a open system which involves exchange of both, which involves exchange of both, which involves exchange of both matter and energy, which involves exchange of both matter and energy with the surroundings, where total entropy change is considered. Where total entropy change is considered. Their total entropy change is considered, which is given by delta S total is equals to delta S system plus delta S surrounding. देखो ऐसा क्यों लिखे अपन? जब तक सिस्टम आइसोलेटेड था तब तक मैटर भी अंदर था, एनर्जी भी अंदर थी, तो जो रैंडमनेस बढ़ रही थी वो सिस्टम के अंदर ही बढ़ रही थी। हम तो चीजों को बाहर जाने दे ही नहीं रहे थे, ना मैटर को ना हीट को, तो जो भी रैंडमनेस बढ़ रही थी वो सिस्टम के अंदर ही बढ़ रही थी। इसलिए हम वहां पे सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पर जब एक ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन सिस्टम में तो मैटर भी बाहर जा रहा है और सराउंडिंग मतलब हीट भी बाहर जा रही है, तब उस केस में रैंडमनेस दोनों जगह की बढ़ी, आपके सिस्टम की भी रैंडमनेस बढ़ रही है और आपके सराउंडिंग की भी रैंडमनेस बढ़ रही है। जहां पानी गर्म हो रहा होगा उसके आसपास का जगह गर्म हो गया है, तो उसके आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ गई होगी, है ना? ये पानी पानी बॉइल हुआ, वेपर्स बन के बाहर आए, ये वेपर्स आपके आसपास के एयर के मॉलिक्यूल से टकरा रहे होंगे, तो आसपास में रैंडमनेस बढ़ी की हीट भी बढ़ गई। तो यहाँ पे हमें अपने सिस्टम का एंट्रोपी चेंज भी देखना है और सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज देखना है कि सराउंडिंग में कितना रैंडमनेस बढ़ा है और मेरे सिस्टम में कितना रैंडमनेस बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्टिकल्स बाहर भी जा रहा है, तो रैंडमनेस सिर्फ सिस्टम की नहीं बढ़ रही है, सिर्फ सिस्टम की चेंज नहीं हो रही है, आपके सराउंडिंग की भी रैंडमनेस चेंज हो रही है। Am I clear? है ना? इसलिए अब अपन ओपन सिस्टम के लिए क्या कंसिडर करेंगे, डेल एस ना बोल के डेल एस टोटल बोलेंगे, क्योंकि इसमें अपन को सिस्टम को भी इंक्लूड करना है और सराउंडिंग को भी, और इन दोनों को मिला के होता क्या है, पूरा यूनिवर्स। सबसे पहले क्लास में पढ़ेंगे ना, हमारे लिए हमारा सिस्टम है और सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें वो सब सराउंडिंग है, और सिस्टम का सराउंडिंग करने के तो यूनिवर्स होता है। तो आप एस टोटल की जगह ना डेल्टा एस यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इस केस में डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव, तभी आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ये जनरलाइज बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये चीज जीरो हो जाएगी कि कोई चीज बाहर नहीं जा रही है, तो सिस्टम के कारण या प्रोसेस के कारण सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। तो ये एक जनरलाइज एक्सप्रेशन हो सकता है डेल्टा एस टोटल का, आइसोलेटेड के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा, बस उसके लिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ओपन सिस्टम के लिए यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, क्योंकि ओपन सिस्टम में हमारा पार्टिकल मैटर एनर्जी बाहर जा रही है, जिससे सराउंडिंग की एंट्रोपी भी चेंज हो रही है। बस अगर थर्मस यहाँ रखा है तो आसपास में कोई चेंजेस नहीं आएगा,
बट वही अगर गर्म तपेली आ रखी है तो आसपास की चीजों में चेंज आएगा, इनफैक्ट ये टेबल भी गर्म हो जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो टेबल भी तो सराउंडिंग है। अगर मैंने गर्म सी तपेली यहाँ ला के रख दी तो टेबल गर्म होगी, आसपास का थोड़ा गर्म होगा, हो सकता है इनको भी थोड़ा गर्म फील हो, अगर बहुत ज्यादा गर्म है पानी तो वो भाप निकलेगी ना, वो इधर उधर जाएगी सब। तो यही तो है सराउंडिंग, ये तो मेरा सिस्टम है। और ये टेबल आप लोग ये एयर सब सराउंडिंग है। तो वहां पे हमें सबकी एंट्रोपी चेंज देखना पड़ेगा, किसके किसके में रैंडमनेस बढ़ी है, और वो टोटल करके दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। और अगर यहाँ पे थर्मस रख दिया मैंने, तो जो भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो सिर्फ थर्मस में ही हो रहा है, सराउंडिंग में नहीं हो रहा है, तो सराउंडिंग के लिए 0 हो जाएगा और फिर यही लिखेंगे अपन। तो ये वाला फॉर्मूला जनरलाइज हो सकता है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, आइसोलेटेड के लिए भी और ओपन सिस्टम में। बस ये कि ओपन आइसोलेटेड वाले में ये वाले को 0 कर दें, कि वो तो मैटर और एनर्जी को बाहर भेज ही नहीं रहा है, तो उसके कारण सराउंडिंग के एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं क्लियर? ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन एक लास्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, भले वो ओपन सिस्टम हो या वो आइसोलेटेड सिस्टम हो, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है ना, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी चेंज मस्ट बी पॉजिटिव। और इसको अंडरलाइन या बॉक्स या कैसा भी कुछ हाईलाइट करना ताकि ये दिखे अपन, क्योंकि ये इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। स्टार मार्क कर दो ऐसा कुछ। For all spontaneous process, the total entropy change, that is del S total, must be positive. ठीक है, must be positive. ठीक है, तो कंक्लूजन करके लिखना है। कंक्लूजन 3 पॉइंट लिखेंगे। अभी तो सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं ना, del S नेगेटिव भी हो सकता है और del S 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ का पूरा मैटर हीट खत्म हो गया, पूरा वो रूम में फैल गया, वेपर्स हीट जो भी है। अब अल्टीमेटली ना इसका एंट्रोपी चेंज रहा, पानी पूरा ठंडा हो चुका है ना, और ना आपके सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज हो रहा है, तो उस केस में दोनों एंट्रोपी सेम हो जाएगी। आप माइनस कर दो तो 0 आएगा, मतलब दिस प्रोसेस हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, बैलेंस। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, इफ del S total is positive, if del S total या del S universe is positive, comma, the process is spontaneous, the process is spontaneous. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, if del S total is negative, the direct process is non-spontaneous, the direct process is non-spontaneous, the direct process is non-spontaneous, the reverse process may be spontaneous, the reverse process may be spontaneous, the reverse process may be spontaneous। तो अपन कल देखे थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो बैकवर्ड होगा, तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता अपने आप, ऊपर से नीचे तो आएगा ना। तो डायरेक्ट प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस बट रिवर्स इज स्पॉन्टेनियस। एंड थर्ड पॉइंट, इफ del S total is 0, the process is in equilibrium. The process is in equilibrium. Yes. जैसे एग्जाम्पल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल वाटर चेंज हो रहा है आइस में, फिर अपन को फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए ना, 0 डिग्री, यानी कि 273 केल्विन। ठीक है। तो अपन इसका स्टडी 3 टेम्परेचर पे करेंगे, एक 272 पे, एक 273 पे और एक 274 पे। जब वो ठंडा पानी था, जब वो आइस बना, जब वो बन गया आइस।
बन रहा था तो वो 273 होगा 0 डिग्री पे, और 274 पे वो बन चुका है, सॉरी 272 पे बन चुका है, 274 पे नहीं बना है। ठीक है, तो इट नॉट, क्योंकि 1 डिग्री है तो वो अभी आइस नहीं है, 0 डिग्री होगा तो वो आइस बन रहा है, और 272 यानी कि -1 पे बन चुका है। तीन टेम्परेचर पे बात करते हैं कि तीनों टेम्परेचर पे डेल एस का वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, निकाल के फॉर एग्जांपल फॉर द प्रोसेस वाटर टू आइस, फॉर द प्रोसेस वाटर टू आइस at 272 Kelvin, at 272 Kelvin, comma, ये लिख लो ना, comma 273 Kelvin and 274 Kelvin, the total entropy change comes out to be 272 मतलब -1 डिग्री, 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 274 मतलब 1 डिग्री। तो क्या लिखे, एट 272, 273 एंड 274 केल्विन द टोटल एंट्रोपी चेंज कम्स आउट टू बी प्लस 0.08 कॉमा 0, आइस बन जाएगा तो रैंडमनेस 0 हो जाएगी, फिर डेल एफ 0, एंड -0.08 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड -0.08 जूल पर केल्विन पर मोल, showing that showing that showing that freezing of water at 272 Kelvin is spontaneous. Freezing of ice, freezing of water, sorry. Freezing of water at 272 Kelvin is spontaneous. तभी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना 0.08। तो अपन तीन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 272 पे वैल्यू पॉजिटिव है, 273 पे वैल्यू 0 है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वाटर और आइस दोनों है प्रेजेंट 273 में, है ना, और 274 में वो नेगेटिव, क्योंकि वो प्रोसेस अब नहीं होगा ना, क्योंकि आइस तो बन चुका है, समझ रहे? ओके, तो क्या लिखे, मतलब उस टेम्परेचर पे नहीं होगा, 274 पे आइस नहीं बनेगा ना, क्योंकि वहां तो आइस मेल्ट होना चालू हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, इसलिए 0 डिग्री पे दोनों इक्विलिब्रियम थे। पर जब 272 की बात करूंगा तो वो आइस बन चुका है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वाटर टू आइस स्पॉन्टेनियस एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर बनेगा ना वाटर से आइस, बट इस टेम्परेचर पे नहीं बनेगा वाटर टू आइस। हाँ, रिवर्स इज ट्रू, आइस से वाटर बन सकता है इस टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री हो गया ना, 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड -1 डिग्री सेल्सियस। अभी थोड़ा समझ में आएगा सर, पहले के साथ कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमें पता है 0 डिग्री पे पानी आइस बनेगा, -1 पे भी पानी आइस बनेगा, बट इस समय पे दोनों रहेंगे, पानी भी रहेगा और आइस भी रहेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम 0। इस पे पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, इस टेम्परेचर पे तो वाटर आइस बनेगा, बट 1 डिग्री पे वाटर आइस नहीं बनेगा, इसलिए माइनस वैल्यू क्या है, -0.08, क्योंकि वाटर टू आइस नहीं हो पाएगा इस टेम्परेचर पे, बट आइस टू वाटर हो सकता है। 1 डिग्री पे तो आइस पिघलेगा ना, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, 1 डिग्री पे तो आइस मेल्ट होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, at 273, 273 and 274 comes out to be plus 0.080 and -0.08 joule per Kelvin per mole, showing that freezing of water at 272 Kelvin is spontaneous, comma, water and ice are in equilibrium at 273 Kelvin. Water and ice are in equilibrium at 273 Kelvin, क्योंकि ना वो दोनों का ही फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट भी हो रहा होगा और 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज भी हो रहा होगा, दोनों प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम, हाँ, इक्विलिब्रियम एट 273 केल्विन एंड द फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 274 इज, and the freezing of water at 274 Kelvin is non-spontaneous, is non-spontaneous.
ये अपन डेल एस की वैल्यूज देख के बता सकते हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस कॉमा द रिवर्स प्रोसेस दैट इज मेल्टिंग, द रिवर्स प्रोसेस दैट इज मेल्टिंग, the reverse process that is melting is spontaneous, is spontaneous at 274 Kelvin, at 274 Kelvin. मेरे एग्जांपल सबको, तो माइनस पॉजिटिव और जीरो देख के हम बता सकते हैं कि प्रोसेस उस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में है एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज द स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज का वैल्यू देख के आप बता सकते हैं कि ये सिस्टम या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है कि जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो, मतलब इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, ठीक है। नेक्स्ट एंड डालना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब अपन एंट्रोपी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एंट्रोपी एंट्रोपी वर्ड आएगा आपके स्टेटमेंट में, इसलिए एंट्रोपी पता होनी चाहिए क्या होती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, दो तीन स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, without the help of an external agency, a spontaneous process cannot be reversed. ठीक है, cannot be reversed, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट लिखो, और सेकंड स्टेटमेंट लिखना, the entropy of the universe is continuously increasing, the entropy of the universe is continuously increasing. एंड थर्ड लिखना एक और करके, all spontaneous process are accompanied by, all spontaneous process, कभी वो spontaneity भी अपन पहले पढ़ ली, एंट्रोपी भी अपन पढ़ ली, इसके स्टेटमेंट में दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। all spontaneous processes are accompanied by a net increase in entropy, net increase in entropy, that is for all the spontaneous processes, 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 the total entropy change is positive, the total entropy change is positive, ठीक है। ये तीन में से अपन कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, लॉ का, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ को एक साथ पढ़ूं तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं यूनिवर्स के बारे में। फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये क्या बोल रहा है, टोटल एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। एक यूनिवर्स के लिए अपन दोनों को अगर कंबाइन करें स्टेटमेंट को, अपन बोल सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट व्हेयरएज इट्स एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। कंबाइन कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो नोट करके लिखना, नोट करके पॉइंट लिखो, both first and second law can be summed up as, या आपको जो समझाने के लिए लिखा हूं बस में, ये नहीं आएगा पेपर में कि दोनों का समरी क्या होता है, ठीक है। बस आप लोगों को समझने के लिए कि आप दोनों को रिलेट कर पाएंगे, यूनिवर्स से जोड़ पाएंगे, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, रेडी कर लो,
Can be summed up, can be summed up एंड श्री आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. इतनी देर से आवाज आ रही थी मेरी, No, sir. तो बोले क्यों नहीं कुछ? जो माइक का पॉइंट लाना था। यानी कि so both first and second law can be summed up as the energy of the universe is constant, whereas the entropy of the universe is continuously increasing. Whereas the entropy of the universe is continuously increasing. Whereas the entropy of the universe is continuously increasing and tends to a maximum. And tends to a maximum. And tends to a maximum. So next name डालना, Gibbs free energy. Gibbs free energy. GIBB apostrophe S. Gibbs free energy. ठीक है? रीमा एंड श्री बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी कि धीरे धीरे आ रही थी आवाज? सर हल्की हल्की आ रही थी। तो लिख पा रहे थे जो लिखवा रहा था? यस सर। तो समझ में आया कि कुछ रिपीट करूं आज की क्लास का शुरू से? नो सर। हाँ चलो, गिब्स फ्री एनर्जी है ना, नेक्स्ट हेडिंग गिब्स फ्री एनर्जी। चलो इसको समझते हैं क्या है ये। इट इज डिनोटेड बाय जी, और इसका भी चेंज होगा तो डेल जी बोलेंगे, पर फिलहाल तो जी लिखो। गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल जी। It is another thermodynamic quantity. It is another thermodynamic quantity that helps in predicting the spontaneity of a process. That helps in predicting the spontaneity of a process. Earlier it was called Gibbs free energy. Earlier it was called Gibbs free energy. फ्री मतलब फोकट, फोकट की एनर्जी है, ठीक है, पहले बोलते थे। But according to IUPAC system, IUPAC system, it is simply called as Gibbs energy. It is simply called as Gibbs energy. It is simply called as Gibbs energy. Mathematically, it can be written as G is equals to H minus Ts.
G is equals to H minus Ts. H आपका एंथैल्पी, T मतलब टेम्परेचर, S मतलब एंट्रोपी। समझ रहे? ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम लिखना, इफ H is the heat, where H is the heat content, where if मत लिखो, where H is the heat content, where H is the heat content, या एंथैल्पी भी लिख सकते हो, कॉमा T is the temperature and S is entropy, and S is entropy, and S is entropy. Next time, for isothermal process, for isothermal process, for isothermal process, we have initial state G1 is equals to H1 minus TS1. समझ सकते हैं? E constant है, क्या isothermal बोल रहे हैं, है ना? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हम बोल देते हैं G2 is equals to H2 minus TS2. लिख सकते हैं सर? तो चेंज क्या हो जाएगा? del G is equals to G2 minus G1, that is वैल्यूज पुट कर देना दोनों की, H2 minus TS2 minus H1 plus TS1। तो कैसे? अब H2 H1 को अपन माइनस में del H लिख सकते हैं, H2 minus H1 is del H minus T कॉमन निकाल लो, S2 minus S1 बचेगा अंदर, आया ना? तो आप del G क्या लिख सकते हो? del G is equals to del H minus T delta S. Del G is equals to del H minus T delta S. Where del G is change in Gibbs energy, change in enthalpy, change in entropy process. Okay? The above equation is known as Gibbs-Helmholtz equation. HOLTZ. Gibbs-Helmholtz equation, or simply Gibbs energy equation, or simply Gibbs energy equation. ये बहुत important equation ना? or simply Gibbs-Helmholtz equation, or simply Gibbs energy equation. दोनों इक्वेशन के नाम है, ठीक है? अब ये एनर्जी है क्या एक्चुअली में ना? अपन गिब्स एनर्जी बोल तो दिया, अपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी निकाल दिए, पर इसका अभी क्वालिटेटिव मीनिंग समझ में नहीं आया। जैसे एंट्रोपी पहले अपन क्वालिटेटिव पढ़ेगा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। हीट को भी, एंथैल्पी को भी अपन पढ़े कि इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, del H। फिर अपन ने इसका इक्वेशन निकाला कि H इज इक्वल टू U प्लस PV। अरे अपन सारी चीजें पढ़ चुके, ठीक है? वर्क डन होता है PV। फिर फर्स्ट लॉ था आपका del U इज इक्वल टू Q प्लस W। फिर del H था आपका del U प्लस P डेल्टा V, है ना? और फिर अभी del S पढ़े, है ना? और बीच में del H, ये del H या del H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और del S अभी अपन पढ़े del Q अपॉन T, और अभी डेल्टा G का पढ़े del G इज इक्वल टू del H माइनस T डेल्टा। सबका मैथमेटिकल इक्वेशन भी अपन लिख रहे हैं, जितनी भी थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी अपन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, सबका मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखा हुआ है। सबका क्वालिटेटिव मीनिंग हमें पता है कि वर्क डन मतलब कितना प्रेशर लगा है, कितना वॉल्यूम में चेंज आया, दैट इज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। del U इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसमें हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी सब इंक्लूडेड है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। del H सिर्फ हीट कंटेंट है सिस्टम का, del H क्या है? सिर्फ
हीट कंटेंट, और डेल एस क्या है, एंट्रोपी, रैंडमनेस का मेजरमेंट, और डेल जी क्या है, गिब्स एनर्जी, जिसका फॉर्मूला बस हमें पता है, बट वो एनर्जी किस काम में आ रही है ये हमें नहीं पता, ठीक है। और यहाँ फ्री क्यों लगा ये भी नहीं पता, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, हम जब वर्क करते हैं, जैसे अपन क्या बोलते थे कि डेल, ये अपना फर्स्ट लॉ, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कुछ ऐसा होता था। अब यहाँ पे तो वर्क एक्सपेंशन का होता था, क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क इज डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम। उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, मतलब वर्क दो टाइप का हो सकता है, एक एक्सपेंशन का वर्क और एक वर्क हो सकता है नॉन एक्सपेंशन का। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर अपन वाटर को डिकम्पोज करते हैं, H2O में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पढ़े ये रिएक्शन 10th में पढ़ते थे, थर्मल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में, कि जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, ये पढ़ते थे ना। तो H2O इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स इनटू H2 एंड O2 गैस के फॉर्म में होगा। गैस बन रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो एक्सपेंशन होगा सिस्टम का। तो ये तो हो गया वर्क ऑफ एक्सपेंशन, पर ये दोनों बने भी हैं तो ये कहलाता है वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। यहाँ पे दो चीजें हो रही है ना, पानी H2O2 में बन रहा है, तो वो एक्सपेंशन का वर्क थोड़ी ना हो, वो तो कुछ प्रॉपर काम हुआ है भाई, वही तो करवाना चाह रहे थे। ये तो हमारा काम था कि पानी को तोड़ना है, H2 और O2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाना है पानी से, तो ये तो हमारा एक्चुअल काम था एक्चुअली में। वो तो बनने के बाद वो गैस की तो एक्सपैंड हुई, उनका नेचर था एक्सपैंड होने का, तो दैट वाज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जो अभी तक अपन पढ़ते रह रहे थे। दूसरा ये जो बन रहा है इसमें भी तो कुछ काम हो रहा होगा ना, बनते समय H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो H बन रहा होगा, O2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तब O बन रहा होगा, फिर वो O मिलके O2 बने, H मिलके H2 बने, तो ये भी तो काम हो रहा है ना। इन सब में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, बट कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और दैट वर्क इज नोन एज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। एक वर्क ऑफ एक्सपेंशन जिससे आपके सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और दूसरा वर्क जो एक्चुअली में जो हम करवाना चाह रहे थे, यूजफुल वर्क, आप इसको क्या बोल सकते हो, यूजफुल वर्क। एक्चुअली हम यही तो करवाना चाह रहे थे, पानी लेके H2O2 बनाना चाह रहे थे, ये हमारा एक्चुअली यूजफुल वर्क था। पर अंदर क्या हुआ, गैस बनने के बाद एक्सपेंशन भी हुआ, तो वो भी वर्क डन कहलाया, दैट वाज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और जो ये बने हैं दैट इज द यूजफुल वर्क। तो जो ये बने हैं ना, ये एक्चुअली वो गिव्स एनर्जी के कारण बने, एनर्जी होगी तभी तो वर्क करेंगे ना। एनर्जी का डेफिनेशन ही है कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अभी मैं खड़े होकर बोल पा रहा हूँ कितनी मेरे अंदर एनर्जी है, थक जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, राइट। तो जब जब वर्क होगा तो ये एनर्जी कम होगी, और ये एनर्जी अवेलेबल है फॉर डूइंग वर्क, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, बिकॉज आप इस एनर्जी से काम ला सकते हैं, आप इस एनर्जी से काम कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो फ्री फोकट पढ़िए, आप इसको यूज करके काम करो, है क्लियर। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन अलग वर्क है जो गैस बनने के बाद हो रहा है, बट जो गैस बन रही है वो भी तो एक काम हो रहा है, तो दैट इज नोन एज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, और यू कैन से यूजफुल वर्क, जिससे गिव्स एनर्जी अब कम होने लगेगी ना। अभी मेरी एनर्जी बढ़ थोड़ी ना रही है, मेरी एनर्जी कम हो रही है ना धीरे धीरे। सुबह 8 बजे से अगर मैं बोल रहा हूँ अभी तक, तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है, तो चेंज नेगेटिव होगा ना। हमेशा फाइनल माइनस फिनिशिंग करते हैं ना। जब मैं आया था कोचिंग का मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, अब 2 घंटे से बोल रहा हूँ मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, तो अब जब मैं G2 माइनस G1 करूंगा दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी मतलब वर्क हैज बीन डन, मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे बैठ के, तो वो वर्क मेरा नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क हो गया, ठीक है। और उसके लिए मैंने एनर्जी यूज अपनी, दैट इज गिव्स एनर्जी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटेटिव मीनिंग होती है कि आप बोल सकते हो कि इट इज द एनर्जी अवेलेबल टू डू सम यूजफुल वर्क, it is the energy available in the system to do some useful work। दूसरा वर्क तो एक्सपेंशन वाला हो ही रहा है, जो गैस अपने आप करेगा, बनने के बाद एक्सपैंड होगा, और गैस बनेगी तो और उसको जगह चाहिए ना रहने के लिए, तो और एक्सपेंशन होगा, और गैस बनेगी तो और एक्सपेंशन होगा, दैट इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो लिखना नीचे, gives free energy is that thermodynamic quantity, gives free energy is that thermodynamic quantity of a system
Gibbs free energy is that thermodynamic quantity of a system, comma, the decrease in whose value during the process, the decrease in whose value during the process, the decrease in whose value during a process is equal to the is equal to the is equal to the maximum possible work, is equal to the maximum possible work, possible useful work. ये वर्क तो एक्सपेंशन वाला भी हो रहा है ना, हमें यूजफुल वर्क की बात करें. Maximum possible useful work that can be obtained from the system. That can be obtained from the system. That can be obtained from the system. समझ में आ रहा है? पक्का? तो उसका क्वालिटेटिव मीनिंग समझ में आना चाहिए वो है क्या एनर्जी. ये वो एनर्जी जिससे हम एक यूजफुल वर्क अपने सिस्टम से करवा सकते हैं. ठीक है, ये नॉन यूजफुल वर्क था एक्सपेंशन वाला. वो किस काम का है हमारे वर्क? काम का तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बन रहा है वो है ना. उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूज करके अपन कुछ अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को. ठीक है, ओके. नीचे देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, Q is equals to del U plus work expansion plus work non-expansion. ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ. ये क्यू इधर कैसे आ गया, ये था मेरा हमारा लॉ तो ये था ना, डेल यू प्लस सॉरी डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये था. और वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव होता है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे आगे तो डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी आएगा. और आप इधर लेके आओगे तो क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल्टा भी हो जाएगा. और इसी को अपन वर्क ऑफ एक्सपेंशन लिखते हैं. समझ रहे हो ना ये स्टेटमेंट कहां से आया? Q is equals to del U plus work of expansion. क्लियर है? प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन. यहाँ तक ठीक है. नेक्स्ट टाइम में लिखना, अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, द एक्सपेंशन वर्क इज गिवन बाय the expansion work is given by under constant pressure condition, the expansion work is given by P del V. P constant है, वॉल्यूम तो चेंज होगा, P डेल्टा V. तो यहाँ पुट कर देते हैं Q is equals to del U plus P del V plus work of non-expansion. ठीक है, तो क्लियर है. अब ये क्या होता है, क्या ये? हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, गलत बोलो चलेगा. हाँ जोर से बोलना बेटा, पहले तुम बोला जोर से, सही बोल रहा है तो सही जोर से बोलना चाहिए. आदमी सच जोर से बोलता है, झूठ धीरे धीरे बोलेगा ना. आजकल उल्टा हो गया, झूठ जोर से बोलते ताकि सच होता है. हाँ क्या ये? डेल एच, क्यू इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपांशन. मैंने अभी तो सबका फॉर्मूला लिख के पीछे दिखाया था, देखो. ठीक है, क्लियर. अब एंट्रोपी को भी पिक्चर में लेके आते हैं. अगर मैं एंथैल्पी को तो पिक्चर में ले आया ना, एंट्रोपी को भी पिक्चर में लाते हैं क्यू के हेल्प से. क्या था एंट्रोपी चेंज? देखो, फॉर अ रिवर्सिबल चेंज, फॉर अ रिवर्सिबल चेंज, फॉर अ रिवर्सिबल चेंज taking place at constant temperature, for a reversible change taking place at constant temperature, for a reversible change taking place at constant temperature,
del S is equals to Q reversible upon T। आया ना? तो लिखते हैं, तो यहां से Q रिवर्सिबल कितना हो जाएगा? del S इंटू टी होगा या T del S होगा ऐसा। अब इसको यहां पुट कर दो, therefore T del S is equals to del H plus work of non expansion। फॉलो करो सब। Done? अब एक काम करो, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन को इधर ले आओ और इसको उधर लेके जाओ। बोला क्या बोला? वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन को लेफ्ट में ले आओ, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव लगा देना आगे, इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये क्या होता है? चेंज इन गिब्स डेल जी। अभी तो पढ़े पीछे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या था, देखो एक बार। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस, आपकी जगह डेल जी लिख दो, माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू डेल जी। यही तो लिखिए अपन ऊपर डेफिनेशन में, गिब्स फ्री एनर्जी इज द यूजफुल वर्क डन। समझ रहे हो? और आप इसकी जगह यूजफुल भी लिख सकते हो, माइनस जो लिखा है ना, माइनस को उधर लेके चलो डेल जी के पास, माइनस डेल जी इज इक्वल्स टू वर्क यूजफुल। मैं जो वाटर वाला एग्जांपल बताया समझ में आ गया ना, उसमें दोनों टाइप के वर्क हो रहे हैं। गैस बन रही है तो एक्सपेंशन वर्क भी हो रहा है, और गैस बनी है तो वो खुद पे अपने आप में एक वर्क है। पानी से गैस बनना एक वर्क ही वो, ठीक है, और वही वर्क गिब्स एनर्जी के कारण हुआ। क्लियर? जब गिब्स एनर्जी स्टार्ट किया तो सबसे पहला लाइन क्या लिखे थे, देखो, इट इज द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी व्हिच हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी। अब उस पर स्पॉन्टेनिटी पढ़ते हैं, जी के टर्म्स में अपन स्पॉन्टेनिटी कैसे बताएंगे। एस के टर्म्स में बताया ना, पीछे तीन लाइन लिखे थे ना, डेल एस पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल एस जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम, डेल एस नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। वैसे ही डेल जी के लिए भी अपन क्राइटेरिया निकालते हैं कि डेल जी का वैल्यू देख के कैसे बताओगे कि वर्क मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। अरे सेकंड लॉ तो स्पॉन्टेनिटी पे ही डील करता है, यही तो फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक था कि फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा था कि कौन सा प्रोसेस होगा नहीं होगा, और सेकंड लॉ ये सारे क्राइटेरिया देख के बता देगा कि प्रोसेस होगा कि नहीं। वो डेल एस चेक करेगा, वो डेल जी चेक करेगा, अगर डेल एस पॉजिटिव है तो बोलेगा हाँ प्रोसेस हो जाएगा। वैसे ही डेल जी देख के भी बताना आना चाहिए कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, किसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, किसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्या लगता है यहाँ पे तो डेल जी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इज अ स्पॉन्टेनियस, जीरो मतलब इक्विलिब्रियम जस्ट लाइक डेल एस वाला, और पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, उल्टा एंट्रोपी और डेल जी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से देखा कि जितना मैं एनर्जी कर रहा हूँ मेरा एनर्जी कम होता जाएगा ना, तो चेंज इन एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही होता है। कभी भी मैं काम करूंगा तो मेरा एनर्जी बढ़ेगा नहीं, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी काम करेगा तो एनर्जी कम ही होना है ना, और मैं काम कर रहा हूँ मतलब स्पॉन्टेनिटी चल रही है, और एनर्जी कम हो रही है, मतलब चेंज इन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए फॉर अ वर्क टू बी, फॉर अ प्रोसेस टू बी। तो उसको अपन डिराइव भी कर लेते हैं। देखो नीचे, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। स्पॉन्टेनिटी नेक्स्ट हेडिंग है, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। ये तो अपन ऐसे बात में बता दिए कि हाँ नेगेटिव होना चाहिए तभी वर्क हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पर इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव इट, ठीक है। तो उसके लिए करते हैं नीचे क्या लिखे, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। तो लिखा है नीचे, we know that we know that we know that del S total is equals to del S total is equals to क्या लिखिएगा अपन पीछे, del S total का मतलब del S system plus del S surrounding। लिखो, we know that del S total is equals to del S system plus del S surrounding।
ठीक है, नीचे क्या लिखना, कंसिडर अ प्रोसेस being carried out, consider a process being carried out, consider a process being carried out at constant temperature and pressure. Consider a process being carried out at constant temperature and pressure. To stop. Suppose the heat is lost by the surrounding. Suppose the heat is lost by the surrounding. Suppose the heat is lost by the surrounding and gained by the system. Obviously, अगर surrounding loss करेगा तो system gain करेगा. जब system loss करेगा तो surrounding gain करेगा. First law. एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, राइट? तो अगर सिस्टम ने एनर्जी हीट लूज की है तो सॉरी सराउंडिंग ने हीट लूज की है तो सिस्टम ने गेन की है, और सिस्टम ने लूज की है तो सराउंडिंग ने गेन की है। समझ रहे? मतलब मान लो सराउंडिंग गर्म थी पर ठंडी होगी, इसका मतलब आपका सिस्टम गर्म हो जाएगा, और सिस्टम गर्म था तो हीट लूज किया तो सराउंडिंग गर्म होगी, सिस्टम ठंडा हो गया। जैसे चाय का प्याला गर्म गर्म यहाँ रख दो, कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाएगी, सराउंडिंग गर्म हो जाएगी, और वो गर्माहट हमें फील नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा सराउंडिंग है ना, फैल जाएगी। यही होना रहेगा गर्मा कि मैं यहाँ पे आया तो उनको चक्कर लगे, एयर में वैनिश हो गया ना उसका गर्माहट, ठीक है, बट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट निकली ना, ठीक है। क्या लिखे हैं, सपोज द हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग एंड गेन्ड बाय द सिस्टम, फुल स्टॉप। इफ द हीट लॉस्ट बाय द surrounding is represented by QP, if the heat lost by the surrounding is represented by QP, QP क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट प्रेशर लिखे हैं। QP याद है? QP QV, QP क्या होता था? LH, एंड QV क्या होता था? LU। ये ना कितने बार लिख दिया हम बोर्ड को भी याद हो जाएगा, हम लिखने जाओगे तो अपने आप लिख देगा, अपने को याद नहीं होगा। हाँ, तो क्या लिखे? इफ द हीट लॉस बाय द सराउंडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय QP, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, we can write then by the equation of entropy change, definition of entropy change, we can write del S surrounding is equals to minus QP upon T. देख सकते हैं क्या? देखो, we can write del S surrounding is equals to minus QP by T. ये तो फॉर्मूला ही होता है ना del S का, del S is equals to Q by T, ये फॉर्मूला ही होता है। अब यहाँ पे माइनस QP क्यों आया? पहले तो ये कांस्टेंट प्रेशर में इसलिए QP आया, और क्योंकि सराउंडिंग ने लूज किया इसलिए नेगेटिव आया। सराउंडिंग गेन किया होता तो पॉजिटिव होता, सराउंडिंग ने लूज किया है तो नेगेटिव। समझ रहे? अब इस वैल्यू को ऊपर डेल एस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, डेल एस टोटल की जगह डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम माइनस QP अपॉन T। लिख सकते हैं ऐसा? वही डेल एस सराउंडिंग की जगह ये लिख दिया हमने, और आगे वाले स्टेप पे QP को डेल एस से रिप्लेस भी कर देना, QP को डेल एस से रिप्लेस करेंगे, डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम माइनस डेल एच अपॉन T, क्योंकि QP डेल एच के बराबर होता है और QV डेल यू के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में पूरे इक्वेशन को मैं T से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल T। देखो एक लाइन, मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय T, तो T del S total is equals to T del S। अब बारह सिस्टम मत लिखो, अब जो बच गया एंट्रोपी वो सिस्टम का ही होगा, सराउंडिंग का तो हमने रिप्लेस कर ही दिया है, जो बचा कुछ डेल एस यहाँ पे दिख रहा है वो सिस्टम का ही होगा।
लिख भी सकते हो पर बार बार लिखोगे इससे बेटर डेल एस, ठीक है, माइनस डेल एच लिख सकते हैं। ओके, P del S total is equals to P del S minus del H, which is equal. But for a change taking place at constant temperature and pressure, but for a change taking place at constant temperature and pressure, ये कुछ देखा देखा टर्म लग रहा है, डेल एच माइनस पी डेल्टा एस लिखते हैं ना, डेल्टा जी को, ये उल्टा हो गया है तो माइनस डेल्टा जी आ जाएगा, नहीं? तो फॉर अ चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। पड़े ना ये लिख के तो फिर इसको रिप्लेस करेंगे माइनस डेल जी से, फिर लिख सकता हूँ माइनस डेल जी, ठीक है, नीचे लिख देना, सब्स्टिट्यूटिंग this value in above equation, we get P del S total is equals to minus delta G. P del S total is equals to minus delta G, or delta G is equals to minus P delta S total, ऐसा लिखिए, और delta G is equals to minus P delta S total. अब समझ में आ रहा है क्या करने वाला है? For a process to be spontaneous, del S should be positive ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो del G क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब for a process to be spontaneous, del G should be negative. Now, del S के टर्म्स में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब del S नेगेटिव होगा। तो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो del S की अगर नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो del G पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं? जो अपन del S पढ़ चुके हैं उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो del G का वैल्यू नेगेटिव आएगा। दैट मींस del G का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस। अब अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो del S क्या होना चाहिए? नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस del G पॉजिटिव होना चाहिए। एंड फॉर अ प्रोसेस टू बी इक्विलिब्रियम del S जीरो होना चाहिए, यहाँ पुट कर दो जीरो, तो del G भी जीरो होना चाहिए फॉर अ प्रोसेस टू बी एट इक्विलिब्रियम। समझ गए? ये अपन डिराइव भी करते हैं। तो अपन बोलने बोलने में बोल दी कि हाँ सर आप वर्क कर रहे हो तो एनर्जी रिजल्ट कम हो रही है, तो चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। बट यहाँ अपन प्रूव भी कर लिए कि किसी भी प्रोसेस को होने के लिए del G नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि del S टोटल तो पॉजिटिव होता है प्रोसेस के लिए। del S टोटल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा मल्टीप्लिकेशन, तो del G नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ से हमारा कंक्लूजन आता है। समझ गए? अब 3 लाइन इसमें भी लिखेंगे, देखो नीचे, if del S total is positive, if del S total is positive, process is spontaneous, and del G should be negative, and del G should be negative. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, if the process is in equilibrium, if the process is in equilibrium, if the process is in equilibrium, del S is zero, therefore del G also zero. ठीक है, and last, if del S total is negative, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, del G becomes positive, that is the system, the process, sorry, that is the process, direct process, that is the direct process is non-spontaneous, reverse may be spontaneous. Direct process
is non-spontaneous, reverse may be spontaneous. समझ गए? अब दो क्राइटेरिया आ गया अपने पास स्पॉन्टेनिटी के लिए, del S के टर्म्स में, del G के टर्म्स में. Am I clear? Del S should be positive for a spontaneous process, del G should be negative for a spontaneous process. Del S should be negative for a non-spontaneous process, del G should be positive for a non-spontaneous process. और बाकी इक्विलिब्रियम के लिए दोनों से फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेन डालना है इसी में सब हेडिंग. deriving the criteria of spontaneity, deriving the criteria for spontaneity from Gibbs energy equation, deriving the criteria for spontaneity from Gibbs energy equation. जो गिब्स एनर्जी इक्वेशन में तो दोनों है ना, del G भी है del S भी है. क्या हमारा गिब्स एनर्जी इक्वेशन del G इक्वल्स टू del H माइनस T delta. पहले हमने दोनों के अलग अलग तरीके से बता दिया. स्पॉन्टेनिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, del S के टर्म्स में अलग 3 लाइन होगी, del G के टर्म्स में अलग 3 लाइन. पर गिब्स इक्वेशन में दोनों प्रेजेंट है, del G भी है और del S भी है, तो अपन उस इक्वेशन के हेल्प से भी स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं. तो डिराइविंग द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी फ्रॉम गिब्स एनर्जी इक्वेशन. लिख लो गिब्स एनर्जी इक्वेशन, del G is equals to del H minus T delta S. लिखो ये, ठीक है. नीचे लिखना, in the above equation there are two factors. In the above equation there are two factors. In above equation there are two factors. First factor है energy factor, that is delta H, and second factor है entropy factor, that is T del S. आप बोल सकते हैं कि del G is the resultant of both the factors. इक्वेशन में del G लेफ्ट साइड में है ना, del G is equals to del H minus T delta S. इन दोनों का रिजल्टेंट इज del G. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन, नेक्स्ट लाइन में, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ del H and T delta S, depending upon the sign, SIG है ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, depending upon the signs of del H and T delta S and their magnitudes, following possibilities arise. Following possibilities arise. Following possibilities arise. तो फिर फर्स्ट पे लिखना, फर्स्ट, when both del H and T delta S are negative. अगर दोनों ही नेगेटिव है, both del S and T delta S are negative. देखो ये नेगेटिव है मतलब एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, नहीं मतलब द सिस्टम इज अपोजिंग ना, ये रैंडमनेस की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है. एक ऑपोजिशन हो गया, याद है, एक फेवर कर रहा है, एक अपोज कर रहा है. तो del H फैक्टर फेवर कर रहा है, del H तो नेगेटिव होना भी चाहिए, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, मतलब del H नेगेटिव. तो इस केस में del H फेवर कर रहा है, del S अपोजिशन कर रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर भी अलग अलग केस आया कि ये दोनों का वैल्यू, किसका वैल्यू बड़ा है, किसका वैल्यू छोटा है. नीचे लिखना, हाइफन डाल के लिखो पहले, एनर्जी फैक्टर फेवर्स द प्रोसेस, एनर्जी फैक्टर फेवर्स द प्रोसेस, एनर्जी फैक्टर फेवर्स द प्रोसेस, बट रैंडमनेस फैक्टर opposes it. But randomness factor opposes it. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखना, if del H greater than T delta S, दोनों ही नेगेटिव है बट del H ज्यादा नेगेटिव. तो आप खुद इक्वेशन देखो ना, क्या होगा. इक्वेशन क्या है, del G is equals to del H minus T delta S है ना.
अब एक मैं ऐसी रैंडम वैल्यूज डाल के देखता हूँ, मान लो ये -10 है और ये पूरा फैक्टर -5 है, रिजल्टेंट कितना आएगा? -10 + 5 -5। तो डेल जी तो नेगेटिव होना भी चाहिए स्पॉन्टेनियसली, ये प्रोसेस होगा। फॉलो कर रहे हो? दोनों नेगेटिव लिया ना मैंने, बट डेल एच इज मोर नेगेटिव। फर्स्ट केस, यहाँ पे डेल जी नेगेटिव आएगा, आया ना, आएगा ना डेल जी नेगेटिव। तो नीचे लिख लेना, इफ डेल एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, comma, the process is spontaneous. The process is spontaneous. The process is spontaneous and del G is negative. आप तो फॉलो कर रहे हो? हाँ, अब इसका सेकंड केस क्या होगा? इफ del H is less than T delta S, तब process आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसका कारण है कि डेल जी भी पॉजिटिव आ रहा है। और नहीं तो भी आप बोल सकते हो ना कि एंट्रोपी वाला फैक्टर डिक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है, वो टेंडेंसी अपोज कर रही है, ये टेंडेंसी जो फेवर कर रही है वो कम है। फेवरिज्म कम हो रहा है, ऑपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ फेवरिज्म ज्यादा था, ऑपोजिशन कम था, इसलिए ये होगा। और वो अपन उससे बता पाए कि डेल जी नेगेटिव आ रहा है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये डबल चेक हो जाएगा कि अच्छा डेल जी नेगेटिव ही होना चाहिए स्पॉन्टेनियस। एक चेक तो अपन पीछे कर चुके हैं, यहाँ से पता चल रहा है ये वाला चीज फेवर कर रहा है, ये वाला चीज अपोज कर रहा है। फेवरिज्म इज ग्रेटर देन ऑपोजिशन, इसलिए रिएक्शन होना चाहिए। और उस केस में डेल जी क्या आ रहा है? नेगेटिव। फेवरिज्म इज लेस देन ऑपोजिशन और डेल जी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और क्योंकि ऑपोजिशन ज्यादा है तो रिएक्शन नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल जी इज पॉजिटिव। इसलिए और लास्ट क्या हो सकता है? एक केस दोनों बराबर हो, एक बड़ा एक छोटा कर दिए ना, दोनों बराबर भी कर दो। If del H is equals to del S, T del S, sorry. If del H is equals to T delta S, the process is an equilibrium and del G क्या आएगा? मतलब जितना ऑपोजिशन होता है फेवरिज्म, तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, दोनों साइड से नहीं बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड लिखना, when both delta S and T delta S are positive. When both delta H and T delta S are positive. अब आप लोग बताओ मुझे कौन से केस में इन तीनों, ये तीन केस लेंगे और अब दोनों पॉजिटिव है। अब कौन से केस में स्पॉन्टेनियस होगा, कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, दोनों पॉजिटिव है। लेट्स से अब इसको मैं 5 ले लेता हूं और इसको पूरे फैक्टर को मैं 10 ले लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव है ना, बीच में नेगेटिव साइन तो है ना, वो नेगेटिव साइन तो नहीं हटा सकते ना। तो कितना आ रहा है आंसर? माइनस आया। डेल जी माइनस मतलब स्पॉन्टेनियस। तो कौन से में स्पॉन्टेनियस है? जब डेल एच टी डेल्टा एस से छोटा। तो पहला केस, इफ डेल एच लेस देन टी डेल्टा एस, एम आई क्लियर? द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड डेल जी नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये तो अपन इक्वेशन से बता दिए, आप ऐसे ही बता सकते हो ना कि टी डेल्टा एस ज्यादा है, डेल्टा एच कम है। अभी अपन जो लिखे इसमें क्या है? डेल एच अपोज कर रहा है, डेल एच पॉजिटिव लियो ना, तो ऑपोजिशन, और ये पॉजिटिव है मतलब फेवरिज्म। तो अब फेवरिज्म ज्यादा है, ऑपोजिशन कम। ये वाले केस में क्या था? दोनों ही नेगेटिव थे, तो डेल एच तो फेवर कर रहा था बट ये अपोज कर रहा था। अब दोनों पॉजिटिव है तो डेल एच अपोज करेगा, ये फेवर करेगा, है ना? एनर्जी की मिनिमम जाने की टेंडेंसी है और रैंडमनेस की मैक्सिमम जाने की टेंडेंसी। तो नेगेटिव मतलब ये जा रहा है अपने मिनिमम की तरफ, पर ये अपने उल्टे में जा रहा है। और अब दोनों पॉजिटिव ले रहे हो तो ये अपने फेवर में जा रहा है, पर ये अपने ऑपोजिशन में जा रहा है। तो ऑपोजिशन कम होना चाहिए, फेवरिज्म ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रोसेस होगा। इसलिए ये वाला स्पॉन्टेनियस वाला केस। दूसरा क्या होगा? बाकी दोनों लिख लोगे क्या? जल्दी 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 लिखो। इफ डेल एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, यानी कि ऑपोजिशन ज्यादा है, फेवरिज्म कम है, तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और आप खुद भी देखोगे तो डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा।
आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। देखो करके देखते हैं, डेल जी की जगह डेल एच की जगह मैं ले लेता हूँ 10 माइनस इसकी जगह लेता हूँ 5, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, बट ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है, तो वैल्यू कितना आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और लास्ट तो सेम रहेगा 0 1, जल्दी लिख लो। ठीक है, अभी दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में एटलीस्ट एक तो फेवर कर रहा था, इसमें एनर्जी फैक्टर फेवर कर रहा था, इसमें रैंडमनेस फैक्टर फेवर कर रहा था, एंट्रोपी फैक्टर फेवर कर रहा था। थर्ड केस बनाना, थर्ड केस देखना इसमें, व्हेन del H is negative but T delta S is positive। अब del H नेगेटिव है, फेवर कर रहा है, T डेल्टा एस पॉजिटिव है, वो भी फेवर कर रहा है, दोनों तरफ से फेवर फेवर हो रहा है, ये तो प्रोसेस होगा ही। आपकी वैल्यू कुछ भी हो, कोई कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, कोई कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर एक नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगा ही। समझ, ये वाला केस है, आर ऐसा है और ई भी ऐसा, ये वाला केस। डेल एच को नेगेटिव होना चाहिए ना, और डेल एच पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम रैंडमनेस मिनिमम एनर्जी, ये तो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, और ये दोनों ही फेवर कर रहे हैं। पहले वाले केस में ये जा रहा था अपने मिनिमम की तरफ, बट ये भी मिनिमम की तरफ जा रहा था, जबकि इसको तो मैक्सिमम की तरफ जाना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, तो ये फेवर था, ये ऑपोजिशन था। और सेकेंड वाले केस में हमने डेल एच को और ये इसको दोनों को पॉजिटिव लिया है, तो ये फेवर नहीं कर रहा था और ये फेवर कर रहा था। अब जो लिखे हैं ये दोनों ही फेवर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन 3 केस लगाने की जरूरत ही नहीं, डेल एच छोटा भी होगा टी डेल्टा एस से, या बराबर भी होगा, या सॉरी बराबर नहीं कम भी होगा या ज्यादा भी होगा, तो दोनों केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसा करके बस एक लाइन लिखना है इसमें, both factors favors the process, both factor favors the process। यहाँ पे तो 0 आएगा ही नहीं ना, कैसे देखो, आपने क्या बोला कि डेल जी इज इक्वल्स टू, डेल एच क्या है नेगेटिव ना, लेट्स टेक -5, एंड ये क्या है पॉजिटिव, लेट्स टेक +5, दोनों को मैंने 5 दिया ना, तो 0 हो रहा है क्या, नहीं होगा, -10। हर बार नेगेटिव ही आएगा, डेल जी हर बार नेगेटिव ही आएगा अगर ये कंडीशन है, मतलब प्रोसेस हर कंडीशन में स्पॉन्टेनियस। अगर ये वाला कंडीशन है तब हमें दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन इन दोनों में कर रहे हैं। Am I clear? ठीक है, तो that is both factor favors the process will be highly spontaneous, the process will be highly spontaneous, and delta G negative, and delta G always negative, कुछ भी कर दो। ठीक है, Then, तो लास्ट स्टेप क्या बच गया है, दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, अब इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाओ, दोनों अपोज कर, एक तो केस बच गया ना, दोनों फेवर, एक फेवर एक अपोज, पहला अपोज दूसरा फेवर, अब दोनों अपोज। ठीक है, तो देखो, when del H is positive and but T del S is negative, when del H is positive but T del S is negative, that is both the factor opposing the process, that is both the factor opposing the process, that is both the factor opposing the process. The process will be highly non-spontaneous and del G positive. The process will be highly non-spontaneous and del G will be highly positive. वहां पे हाईली नेगेटिव, del G हाईली नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो रहे हैं, -5 -10 हो गया ना, यहाँ पे हाईली पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कैसे देखो, एक एग्जांपल भी लेते हैं, del H क्या लिया अपन पॉजिटिव ना, तो लेट्स टेक उसकी वैल्यू 5, और टी डेल्टा एस को नेगेटिव ले रहे हैं, लेट्स टेक इट्स वैल्यू -10।
नेगेटिव दिए ना, कितना आ रहा है, हाईली पॉजिटिव हमेशा। आप अब उसको उल्टा ले लो, इसको कम ले लो या इसको ज्यादा ले लो, इसको 10 ले लो और इसको 5 ले लो। इसको ज्यादा लिया, इसको कम लिया, इसको ज्यादा लिया, इसको कम लिया, दोनों केस में ही जी पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, पक्का है ना। तो ये आपका फाइनल समरी तो वही रहेगा कि डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डायरेक्ट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्स कैन बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो एक मिनट डाल के छोड़ देते हैं अपन। अभी तक अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में टेम्परेचर की बात नहीं की। अभी तक अपन सिर्फ क्या कर रहे थे, डेल एच को और टी डेल एच को साथ में लेते रहे, बट टेम्परेचर भी तो चेंज हो सकता है ना, है ना। तो बस वो अपना ये वाला सेकंड लॉ का आखिरी पॉइंट रहेगा। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं और ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाए। ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ना ये वाला पार्ट जरूर रिवाइज करके आना आज की क्लास, स्पॉन्टेनिटी वाला पूरा डेल जी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और ये पूरा डेल जी एच माइनस वी एस का कैसे हम स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।